गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही मेरी सबको क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, तो इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कशन क्या किया था, कहाँ पे रुके थे हम, कौन सा पॉइंट हमारा चल रहा था? कैन एनीवन रिपीट मी? सर डिक्लाइन ऑफ मराठा, ओके, या बालाजी विश्वनाथ वो सब होने के बाद। यस 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 1717 में मराठास रीगेन स्ट्रेंथ इन नॉर्थ इंडिया, ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया था। सो पानीपत में थोड़ा सा मराठास को हानि पहुंची थी, थोड़ा सा वो अपने अगेन ड्रॉबैक पे आ गए थे, थोड़ा सा पीछे हो गए थे। जो उनकी जो राइजिंग पावर थी, जो स्प्रेडिंग उनकी जो पावर थी, जो स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है, उनका जो एक्सपेंशन था दैट वाज एट लार्ज स्केल, ठीक है। इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट पावर आफ्टर द मुगल्स। मुगलों के बाद जो बड़ा पावर इंडिया में था वो मराठा पावर था, लेकिन जितना बड़ा ये बना उससे उसका डिक्लाइन भी हुआ था, ठीक है। डिक्लाइन होने के पीछे उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्लैशेस थे एक दूसरे के साथ। तो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो पेशवा माधवराव जो है, पेशवा माधवराव वन, ये डाइज, उनकी मृत्यु हो जाती है। पेशवा वीकन हो जाते हैं इन फाइटिंग विद इन द कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी में अपने आप में ये लाइक फाइट करते हैं। माजी शिंदे एक ग्वालियर के मिलिट्री कमांडर होते हैं कि ये सारे मराठा फोर्सेस को ये ट्रेन करते हैं, ठीक है। ही वाज आल्सो वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो डी फैक्टो इन्फ्लुएंस और मुगल थ्रोन इन दिल्ली, दिल्ली पे जो मुगल थ्रोन था उस पर डी फैक्टो अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं। So, बालाजी विश्वनाथ वगैरह ये पूरा मैंने आपको ऑलरेडी वी हैड डिस्कस दिस। यस सर। ओके, ये हो चुका था आई थिंक। चलो लेट्स चेक इट आउट। नाना फडणवीस ये भी हो गए थे। ये वाला पॉइंट इज इट डिस्कस्ड और नॉट? नो नो, दिस इज नॉट डिस्कस्ड। ओके, ओके, ओके। सो इसके साथ we'll discuss. So Nana Fadnavis and 11 other ministers, Barbai Council, appointed the infant Madhavrao, second son of Narayan Rao, as Peshwa. Barbai Council de facto rulers, Nana leader of the council. देखो मैंने आपको ये कहा था कि जैसे माधवराव टू की डेथ हो जाती है, सॉरी माधवराव वन की, उनके बाद उनका जो छोटा बेटा होता है, नारायण राव का बेटा होता है माधवराव टू, उनको एज ए पेशवा अपॉइंट किया जाता है। और 12 काउंसिल डी फैक्टो रूलर्स, जो नाना लीडर ऑफ द काउंसिल, ये जो 12 यानी 12 लोगों की काउंसिल थी, ये डिसीजन देती है कि किसको पेशवा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ओके, और ये नाना फडणवीस एक सीनियर मोस्ट पर्सन थे पेशवा की दरबार में। ओके, तो ये जो 12 जो काउंसिल था 12 लोगों का, इनके वो लीडर थे। तो 1742-18 में नाना फडणवीस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये पुणे बेस्ड स्टेटमेंट और मिनिस्टर थे पेशवा के। इनको मराठा मिशीवली नाम से भी जाना जाता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट टू रियलाइज दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी पोज एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इंडिया। ये पहले पर्सन थे इन इंडिया में, जैसे कि उस टाइम पे, कि जिनको ये रियलाइज हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा एक धोखा है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट बन के इंडिया में हो सकता है। ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिपल अलायंस विद निजाम एंड द सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर और निजाम के साथ इसने ट्रिपल अलायंस इसने बनाई थी टू ट्राई देम आउट, उनको आउट करने के लिए। सो फेल टू कैरी द प्रोजेक्ट थ्रू इट्स कंक्लूजन। ओके, उस अकॉर्डिंग उसके बाद 1775 में राघोबा फ्लीज टू सूरत एंड साइंस स्टूडी ऑफ सूरत। 1775 1775 में राघोबा फ्लीज टू सूरत एंड साइंस स्टूडी ऑफ सूरत। तो राघोबा जो थे ये सूरत को भाग जाते हैं, एंड ये
सूरत का ट्रीटी जो है वो साइन करते हैं 1775 में विद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. So he promises them Bus and Salsette in lieu of help to become Peshwa. I think this part has been discussed. ये part हमारा discuss हो चुका है. In the previous class we have discussed this. ये जो राघव भाई ना रघुनाथ राव, ये बालाजी बाजीराव का भाई था, छोटा भाई. और ये जो बाजीराव पेशवा थे, मस्तानी वाले बाजीराव, उसका बेटा था ये, सेकंड बेटा, सेकंड सन. ये गद्दार निकलता है. इसको जब पेशवा का पोजीशन नहीं मिलता तो ये फिर एक भाग जाता है ब्रिटिशों के पास. ये सूरत में जाता है, वहां आश्रय लेता है. वहां उनको बोलता है कि मैं आपको सूरत लाइक सालसठ % दे दूंगा, आप मेरे साथ एक प्रकार से ट्रीटी करिए. तो ये बोलता है उनको ऐसा. ये पार्ट हमारा आई थिंक हो चुका था. इज द पार्ट डिस्कस और नॉट? सर एक्चुअली एंड में आई हैड लेफ्ट, सो मुझे यहाँ तक याद था. ओके ओके. उसके आगे का आई वाजंट देयर. दिस पार्ट इज डिस्कस्ड. ये पूरा स्लाइड डिस्कस हो चुका था. यस, दिस इज आल्सो डिस्कस्ड. ये लास्ट क्लास में आई थिंक अंशुली और ही वाज प्रेजेंट देयर. क्या डिस्कस हुआ था? हाँ, ये हो चुका है. आई रिमेम्बर दिस इज डिस्कस्ड. ये इसके बारे में आपको बताया था, बाजीराव के बारे में मैंने आपको दिया था यहाँ पे. दिस पार्ट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, यहाँ तक ये वाला पार्ट हो गया था. और लास्ट टाइम मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि ये जो आर्थर वेलेस्ली है, वो रिचर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली एक ही है क्या? ऐसा किसी ने पूछा था मुझे लास्ट क्लास में. आर्थर वेलेस्ली गवर्नर ऑफ मैसूर ये बनता है चीफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिसर इन द डेक्कन. यस, दिस इज डन. ये पार्ट, ये पूरा स्लाइड हो चुका है अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, चलो. जैसे अभी देखो यहाँ पे जो पेशवा है, पेशवा लाइक ये एक पोजीशन था. पेशवा का मतलब होता है प्रधान. ये जो संभाजी महाराज के जो बेटे थे, जिनका नाम था शाहू महाराज, ठीक है, शाहू जी. तो शाहू जी ने ये पेशवा का पद क्रिएट किया था, पोजीशन क्रिएट किया था. और पेशवा एक पेटी ऑफिसर था उनके दरबार में, और बाद में उन्होंने पेशवा को एक मेन पावर दे दी. ओके, तो जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस टाइम पे, तो इसीलिए उस टाइम शाहू जी ने पेशवा को बोला कि आप संभालो कमान, ठीक है, पावर. बाकी जो सुजरेंटी रहेगी वो हमारी रहेगी, ठीक है, आप सिर्फ पावर संभालो, आप एम्पायर को आगे लेके जाओ. लेकिन ये पेशवा ने ब्राह्मण, ठीक है, तो पेशवा के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था रघुनाथ राव ने, जो बाजीराव मस्तानी, ठीक है, मस्तानी वाले जो बाजीराव उनका बेटा था रघुनाथ राव. इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में क्रिएट होता है. वो एक्चुअली जो पावर था, पावर का भूखा था वो, ठीक है, उसको पेशवा बनना था. लेकिन ही डिडंट डिजर्व, ठीक है, टू बी द पेशवा. पेशवा पोजीशन उसको डिजर्व नहीं करती थी. he was not that effective, that efficient. So as according to Rana Furness, ठीक है, तो वो बस एक वेट कर रहा था कि मैं अब पेशवा बनूंगा तब बनूंगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग. लेकिन वो बनता नहीं है. और वो बहुत ज्यादा ये भी कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा था. नारायण राव को उसने मरवा दिया था, और उसको मरवाने के बाद ये भाग गया था. और ये इसको पता था कि अब मराठा पावर तो मुझे पेशवा नहीं छोड़ेंगे, मुझे पकड़ के फिर पूरा जेल में डाल देंगे, तो पूरा लाइफ टाइम मेरा जेल में चला जाएगा. तो इसलिए इसने ही प्रेफर टू फ्लू. और ये कहाँ पे जाता है? ही गोज टू, यू कैन से, ये सूरत भाग जाता है. वहां ब्रिटिशों को मिलता है, ब्रिटिशों के साथ, और उनसे हाथ मिला लेता है. और वहां उनको ये थोड़ा सा प्रॉमिस दे देता है कि ये हम ट्रीटी साइन करते हैं, सूरत का ट्रीटी, और उसके अंडर जो सालसठ बसन का पार्ट है
वो आप ले लो, ओके, और मुझे पेशवा बनने में मदद करो। तो ब्रिटिश जो बॉम्बे का उस टाइम पे गवर्नर था, मुंबई गवर्नर, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उस टाइम पे ऑलरेडी जो 3 जगह पे इनकी पावर डिवाइड थी ब्रिटिश लोगों की, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे। उस टाइम मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। तो इन तीनों जगहों पे इनके अलग अलग गवर्नर्स बैठते थे, तीनों पोर्ट्स पे। तो जो बॉम्बे का जो गवर्नर था, ये ट्रिटी करता है सूरत का, किसके साथ, रघुनाथ राव के साथ। लेकिन ये ट्रिटी एक्सेप्टेबल नहीं थी किसके लिए, कैलकाटा के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी। वाई? बिकॉज 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, उस एक्ट के अंडर ये बताया गया था कि ये जो ट्रिटी होगा, ये ट्रिटी के अंडर बंगाल विल बी द सुप्रीम पावर, बॉम्बे एंड मद्रास विल बी द सेकेंडरी पावर। तो बॉम्बे और मद्रास को, बंगाल को एक प्रकार से सुजरेंटी कंसिडर करना पड़ेगा, सैल्यूट ठोकना पड़ेगा। और जैसे बंगाल ये अगर कोई ट्रिटी किसी के साथ करेगा, बॉम्बे या मद्रास, ये बंगाल के पूछे बिना नहीं करेगा बंगाल से, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें विदाउट द परमिशन ऑफ द बंगाल गवर्नर इन्होंने की थी, बॉम्बे वालों ने, और ये बंगाल ने कैंसिल की थी ये सूरत की ट्रिटी, ठीक है। तो बॉम्बे वाले बोलते थे कि भाई तू कौन, तुम्हें क्यों मैं सैल्यूट करूँ, तो तुम्हारा काम कर, मैं हमारा काम करूंगा, ठीक है। उस प्रकार से वो रेगुलेटिंग एक्ट को मानते नहीं थे बॉम्बे वाले। तो 1803 में भोसले साइन ट्रिटी ऑफ देवगांव, भोसले ने देवगांव का ट्रिटी साइन किया। भोसले सीडेड द प्रोविंस ऑफ कटक एंड द एंटायर टेरिटरी वेस्ट ऑफ रिवर वर्धा। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1803 में सिंधिया साइन ट्रिटी ऑफ सुरजी अंजनगांव। सुरजी अंजनगांव का ट्रिटी ये सिंधिया ने साइन किया था, शिंदे ने, माजी शिंदे का जो बेटा था उन्होंने। सिंधिया सरेंडर्ड रोहतक, गुड़गांव एंड दिल्ली आगरा रीजन। तो ये रोहतक, गुड़गांव एंड दिल्ली आगरा रीजन जो था, वो सिंधिया ने जो है वो किसको दे दिया था, ये उन्होंने दे दिया था, ये अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है। उस अकॉर्डिंग 1803 में, 1803 में भोसले ने देवगांव का ट्रीटी साइन करवाया, देवगांव का ट्रीटी, ओके। और भोसले कौन, ये नागपुर वाले भोसले। मैंने आपको कहा था कि सारे डिवाइडेड थे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। देन भोसले सीडेड द प्रोविंस ऑफ कटक एंड द एंटायर टेरिटरी वेस्ट ऑफ रिवर वर्धा। नाउ होलकर अलोन वाज लेफ्ट इन द फील्ड। होलकर ही बचे थे। अब सबने तो अपना घुटने टेक दिए थे ब्रिटिश पावर के सामने। तो ये 2 साल ब्रिटिशों के साथ एकदम ब्रेवली लड़ रहा था। 1806 में होलकर्स ने राजपुर घाट का जो ट्रीटी था वो साइन करने को मजबूर किया होलकर्स को, ब्रिटिशों ने। और होलकर सीडेड टोंक, रामपुरा एंड बूंदी। तो ये उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से सीड कर लिया। बाजरा दूसरा, ये अगेन पेशवा इसको बनाया गया ब्रिटिशों के द्वारा। 2 मराठा वॉर्स और 4 मैसूर वॉर्स के बाद क्या हाल होती है आप देख सकते हो आगे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये थोड़ा बाकी था हमारा लास्ट क्लास में। ब्रिटिशों ने पेशवा बाजीराव के ऊपर इतना टाइट कंट्रोल करके दिया था, टाइट कंट्रोल करके रखा था कि पेशवा बाजीराव बिना बिना ब्रिटिशों को पूछे कुछ भी नहीं कर सकता था, ओके। तो ये तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर ऑलरेडी आ चुके थे पेशवा बाजीराव, यानी मराठा पावर। तो इसलिए ये जो बाजीराव था, पेशवा बाजीराव कौन, ये बाजीराव मस्तानी वाला नहीं, ये डुप्लीकेट बाजीराव दूसरा, ठीक है। और इसने एक प्रकार से ऐसा किया कि इसके ऊपर ब्रिटिशों ने टाइट कंट्रोल करवा दिया था। ये इसलिए किया था कि ये जो रिवेन्यू जो भी इनका आता है, उसमें भी ब्रिटिशों ने अपना हिस्सा ऑलरेडी करके रखा था। और ब्रिटिश एक मानते थे कि यार पेशवा तो इसको हमने बनाया बाजीराव दूसरे को, और ये क्या हमें रूल करेगा, हमें गाइडलाइन देगा, ठीक है, इसको तो हमारी सुननी पड़ेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गैदरिंग इट्स आर्मी फॉर कैंपेन अगेंस्ट पिंडारीज। तो पिंडारी जो थे, पिंडारी जो मराठा के साइड में रहते थे, पिंडारीज का काम था कि जो ब्रिटिश लोग थे उनको लूटपाट करना, उनके ऑफिस का दफ्तर वगैरह लूटना, ओके, वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकी जला देना, पैसा लूट लेना, सोना लूट लेना इनसे। तो ये काम है डकैट्स करते थे, ठीक है, ये दरोड़ा डालते थे सेंट्रल इंडिया में। पेशवा अज्यूम इट वाज टू रिमूव हिम, ही डिक्लेयर्ड वॉर। तो पेशवा को ये लगा कि अब ब्रिटिश जो है पिंडारिस के पीछे लग चुके हैं। इसका मतलब अगर पिंडारिस खत्म हो गए, इन्होंने अगर पिंडारिस को खत्म किया ब्रिटिशों ने, तो फिर ये हमें भी निकाल देंगे पावर से, पेशवा की पोजीशन से। इसलिए ये क्या करता है पेशवा, ये वॉर डिक्लेयर करता है अंग्रेजों के साथ, ठीक है। He declared war. भोसले and होलकर join him to सिंधिया abstain. सिंधिया इस वॉर से दूर रहा था, ठीक है।
और इसका रिजल्ट परिणाम क्या होता है? पेशवा वॉज डिफीटेड, पेशवा को डिफीट किया गया, उनका जो डोमिनियन था वो उसको जीता गया। और बाद में फिर उसको पेंशन ऑफ किया गया और उसको अरेस्ट करके बितूर की जेल में रख दिया था इन्होंने, कानपुर में। जून 1817 में पुणे का पैक्ट किया, ट्रीटी साइन किया जाता है पेशवा के साथ। 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड सिंधिया के साथ, 1818 में ट्रीटी ऑफ मंडासोर होलकर के साथ। तो सारे ट्रीटी इनके साथ साइन किए जाते हैं। मराठा कॉन्स्पिरेसी वाज डिस्ट्रॉयड एंड पेशवाशिप एबॉलिश्ड। जो मराठा कॉन्स्पिरेसी थी वो डिस्ट्रॉय की गई और पेशवाशिप एबॉलिश की गई। ठीक है, तो सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे। The last major power of India which could threaten the East India Company rule militarily was extinguished. जो लास्ट मेजर पावर थी इंडिया की, which could, जो जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रकार से थ्रेट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक थ्रेट बन के रखा था, ठीक है, उन्होंने बना हुआ था, वो था मराठा पावर। बाद में उसको पूरा इन्होंने खत्म करवा दिया था। ठीक है, तो इन्होंने पेशवा को पूरा हटा दिया और सातारा के किंगडम पे इन्होंने प्रताप सिंह, जो शिवाजी के डिसेंडेंट है शिवाजी महाराज के, उनको इन्होंने रिस्टोर करवा दिया। और जो पिंडारीज थे, जो थर्ड मराठा वॉर है उसको पिंडारी वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, मराठा क्यों हारे थे, इसका रीजन था कि एक्सटॉर्शन, रॉबरी, अरे स्लाइड हो चुका है अपना, ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए वो हारे थे वॉर। 1823 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंडिया का पूरा कोस्ट के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया था 1823 तक, आफ्टर द मैसूर एंड मराठा एक्चुअली पटाखे फूट रहे थे इसलिए मैंने म्यूट किया। तो यहाँ पे आर्ट्स ऑफ द ईरा, कंपनी पेंटिंग्स वगैरह ये सब हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में। ओके।
connecting. होस्ट बनो मैडम. ओके, सो यहाँ हमने देखा कि रणजीत सिंह बिगैन टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी. तो रणजीत सिंह ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज वगैरह किया था पूरा. ओके, तो इंडिया इन 1823. अब 1823 का इंडिया क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पूरा ऑलमोस्ट मराठा मैसूर तो ऑलरेडी चला गया था, सिंध भी गया, सिख भी गया, बंगाल गया, मैसूर, हैदराबाद, एवरीथिंग एवरीथिंग. 1831 में रणजीत सिंह मेट विद ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स रिगार्डिंग ब्रिटिश शिप्स ऑन द इंडस. रणजीत सिंह 1831 में, अभी हरा नहीं रणजीत सिंह, अभी तो बैटल बाकी है इनके बीच में. ठीक है, तो अभी तो देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है. 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं. पहला एंग्लो सिख वॉर रणजीत सिंह जीतता है, दूसरा ब्रिटिश इंडिया. दूसरे में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है. तो रणजीत सिंह के बाद जो उनके सक्सेसर आते, उनका सक्सेसर वो इतना इफेक्टिव नहीं थे, तो वो हार गए थे वॉर में. 1831 में रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को मिलते हैं और उनको बात करते हैं कि आपकी जो इंडस में जो शिप्स वगैरह है, जहाज वगैरह, उनके रिगार्डिंग वो मिलते हैं. और दे आर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन सिंध. और सिंध में भी वो बोलते हैं कि आप सिंध में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हो और हमारे इंडस में भी आपने अपनी शिप्स को रखा है, तो ये सही नहीं है. तो कहीं ना कहीं अलाम और ईस्ट इंडिया कंपनी सराउंडिंग सिख एम्पायर. तो सिख एम्पायर के आसपास के कुछ एरियाज में इनको ऑलरेडी वहाँ पे व्यापार चल रहा था, कब्जा करके रखे थे, मिलिट्री फोर्स थी इनकी अपनी वहाँ पे. तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रणजीत सिंह को खटक गया था. तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये सही नहीं भाई, ये निकालो, हटाओ इसको. ठीक है, ओपन निगोशिएशन विद अफगान. तो ये अफगान के साथ निगोशिएशन ओपन करते हैं. 1834 में रणजीत सिंह की जो टेरिटरीज थी, ये लद्दाख, नॉर्थ में लद्दाख तक एक्सटेंड करते हैं अपने टेरिटरीज को. ओके, और 1838 में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी करते हैं. रणजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एग्री टू रिस्टोर शाह शुजा. तो शाह शुजा को रिस्टोर करने के लिए एग्री करते हैं टू द अफगान थ्रोन एट काबुल. ओके, उस प्रकार से 1839 में 1839 में सिक्स इन्वाइट काबुल इन अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी ये अपना इन्वेजन करने का ठान लेते हैं. Ranjit Singh had maintained a careful balance between the powerful Sikh chiefs and the freshly recruited military commanders from among the peasants of central Punjab and the non-Punjabi nobles such as Dogra Rajputs from Jammu. ठीक है, इस हिसाब से. तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है. मल्टीपल राइवल फैक्शंस इन द कोर्ट. 1839 में सन खरक सिंह, इनका बेटा था खरक सिंह. ठीक है, तो खरक सिंह जो थे इनके बेटे थे रणजीत सिंह के. इन खरक सिंह भी, इनके भी मृत्यु हो जाती है सडनली. और खरक सिंह का बेटा था एक नवल निहाल सिंह, ये भी एक्सीडेंट में मारा जाता है सारे दिन की. दूसरा एक बेटा होता है रणजीत सिंह का, उसका नाम है शेर सिंह. ये बनता है किंग, पंजाब का सरदार बनता है. तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स अलाउड टू मार्च थ्रू पंजाब ड्यूरिंग द एंग्लो अफगान वॉर. अब एंग्लो अफगान वॉर जब हो रहा था उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रूप्स को पंजाब के थ्रू जाने के लिए अलाउ कर दिया. वाई? बिकॉज पंजाब में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट था ही नहीं. ये शेर शाह तो कुछ उनका कर ही नहीं सकते थे. रणजीत सिंह जैसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था उसके बाद. तो 1843 में जब शेर सिंह ने अपोज करने की कोशिश की तो उसको ब्रिटिश लोगों ने मरवा दिया, मर्डर कर दिया इसका. ये उसके बाद दलीप सिंह नाम का एक छोटा और एक माइनर सन था रणजीत सिंह का, तो ये महाराजा बनते हैं. ठीक है, तो रानी जिंदाल का ये एक बेटा था. रानी जिंदाल लवर लाल सिंह बिकम्स वजीर. तो रानी जिंदाल का जो एक लवर था लाल सिंह, वो वजीर बनता है और कंट्रोल आर्मी, और ये आर्मी को कंट्रोल करता है. अब ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा 1845 टू 46 में. रणजीत सिंह नहीं यहाँ पे, रणजीत सिंह की ऑलरेडी डेथ, आपको बताया था कि स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि फर्स्ट एंग्लो जो मैसूर वॉर था तब तक वो थे लेकिन नहीं थे, उनके पहले वो डेथ उनकी हो चुकी थी. तो वीकेंड सिख एम्पायर फुल ऑफ एनार्की अट्रैक्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वीकेंड सिख एम्पायर, एकदम वीक सिख एम्पायर जो था, एकदम फुल ऑफ एनार्की अट्रैक्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रकार से अट्रैक्ट किया था. ओके, so weakened Sikh empire full of anarchy attracted East India Company. East India Company annexation of Sindh and Gwalior raised suspicions among the Sikh army.
सिख आर्मी क्रॉस द रिवर सतलज गिविंग ईस्ट इंडिया कंपनी द ज्यूरिसडिक्शन फॉर वॉर। तो जो सिख आर्मी थी इन्होंने सतलज रिवर को क्रॉस किया, गिविंग ईस्ट इंडिया कंपनी द ज्यूरिसडिक्शन फॉर वॉर। 4 हार्ड फॉट बैटल्स, तो 4 एक हार्ड फॉट बैटल्स किए गए वहां पे। ट्रिचरी ऑफ लाल सिंह लेड टू सक्सेसफुल डिफीट्स, तो लाल सिंह की जो ट्रिचरी थी इसके कारण इनके कारण ये एक सक्सेसिव डिफीट्स इनके वहां पे हुए। फरवरी 1846 में लाहौर फॉल्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी इनके हाथ में जाता है विदाउट अ फाइट, बिना फाइट किए, ठीक है। और 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन किया गया कि लाहौर ट्रीटी यानी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कौन से ट्रीटी के अंडर में यानी कि लाइक उसको एंड किया गया था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो वो था ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो रेसिडेंट इंस्टॉल्ड एट लाहौर कोर्ट में रेसिडेंट्स को इंस्टॉल करवाया गया। जालंधर डॉक बिटवीन द बियास एंड सतलज एनेक्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इनका अनेक्स किया गया। वॉर इंडेमनिटी मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ की जो वॉर इंडेमनिटी थी वो एक प्रकार से देनी पड़ी इनको, सिख लोगों को, ब्रिटिशों को। साइज ऑफ सिख आर्मी कर्टेल, उनको कर्टेल किया गया। अमृतसर का ट्रीटी होता है बाद में, 6 वर अनेबल टू पे फुल वॉर इंडेमनिटी, ठीक है। तो उन्हें पूरी वॉर इंडेमनिटी देते थे, 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो रेसिडेंट इंस्टॉल्ड एट लाहौर कोर्ट, जालंधर डॉक बिटवीन द बियास एंड सतलज एनेक्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। सो वॉर इंडेमनिटी मोर देन 1 करोड़ थी इनकी। साइज ऑफ सिख आर्मी कर्टेल की गई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 6 वर अनेबल टू पे फुल वॉर इंडेमनिटी। कश्मीर गिवन टू डोगरा राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू, 75 लाख फीस लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको डोगरा, ठीक है, डोगरा राजा गुलाब सिंह को कश्मीर, जम्मू इन्होंने दे दिया था, कश्मीर सॉरी जम्मू ने कश्मीर दे दिया था इन्होंने। उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो डिसकॉन्टेंट अमंग सिख्स और द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द लास्ट ट्रीटीज। तो डिसकॉन्टेंट अमंग सिख्स, तो थोड़ा सा सिख लोगों में नाराजगी रहती है इसको लेके, डिसकॉन्टेंट होता है। और द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स, क्यों? बिकॉज ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द लास्ट ट्रीटीज। सो मुलराज कौन? गवर्नर ऑफ मुल्तान। इसने रिवोल्ट किया, मर्डर किया 2 ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स का, ऑन बीइंग रिप्लेस्ड एज गवर्नर आफ्टर रिवेन्यू डिस्प्यूट, ओके। उस हिसाब से मास अपराइजिंग हुई मुल्तान में एज ए रिजल्ट, उसका एक परिणाम के कारण। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं, पहला बैटल ऑफ रामनगर, दूसरा बैटल ऑफ चिल्लनवाला, तीसरा बैटल ऑफ गुजरात। टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम, ठीक है। बैटल ऑफ गुजरात का जो बैटल होता है, टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम रिवर के टाउन, यानी कि उनकी उसके किनारे पे टाउन था, ठीक है, वहां पे। सिख आर्मी फोर्स टू सरेंडर इन रावलपिंडी में इन्होंने हरा दिया ब्रिटिश लोगों ने इनको। अफगान एलिस चेस आउट ऑफ इंडिया, अफगान एलिस को भी इन्होंने इंडिया के बाहर करवा दिया था, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का, बहुत लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अफगान एलिस चेस्ट आउट ऑफ इंडिया, तो इनको इंडिया के बाहर इन्होंने करवा दिया था। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अकॉर्डिंग करेंगे तो हम जल्दी हिस्ट्री को फिनिश कर पाएंगे, ओके। तो ऑफ इंडिया थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद के आने वाले चैप्टर एकदम छोटे छोटे रहेंगे आपके, तो वो हम जल्दी कवर कर पाएंगे। 1849 में पंजाब को जीत लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 3 मेंबर बोर्ड टू गिवन पंजाब, ठीक है, टू गवर्न पंजाब। पंजाब को ऊपर गवर्न करने के लिए 3 मेंबर की बॉडी इन्होंने बना दी। अभी पंजाब इनके अंडर में चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में 1849 में। और कोहिनूर जो है ये भी ब्रिटिश लोग अपने साथ ब्रिटेन में लेके गए। अब कोहिनूर इंडिया में नहीं है, कोहिनूर ब्रिटेन में, ठीक है। अब हमें जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, तो हम इसको अभी दे नहीं रहे वापस। कोहिनूर है, वो पीकॉक थ्रोन वो भी लेके गए ये वहां पे, सब यहाँ पे लूट लाट के लेके गए वहां। और इन्होंने वहां पे जो है ना, यहाँ म्यूजियम बनाया वहां पे, और बाहर के लोग वहां वो देखने के लिए आते थे, ठीक है। तो 1853 में बोर्ड जो बोर्ड था, इसने पंजाब मेड चीफ कमिश्नर्स टेरिटरी। जो बोर्ड इन्होंने जो बनाया था ना, 3 मेंबर बोर्ड, ये डिसमिस कर दिया, इसको निकाल दिया गया। और इसकी जगह पे इन्होंने पंजाब मेड चीफ कमिश्नर टेरिटरी बना दिया था उसको,
बोर्ड ने देखा चीफ कमिश्नर के टेरिटरी बनेगा पंजाब, ठीक है। उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स में आप बोल सकते हो कि, ठीक है, इन्होंने कंसोलिडेट किया था। जैसे आप देख सकते हैं बैटल्स ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 बक्सर, 1764 एंग्लो मैसूर वॉर, 1766 1799 एंग्लो मराठा वॉर, 1775 से 1818 annexation of Sindh 1843 and finally Anglo-Sikh War 1845 1849। जो सिख का एनेक्सेशन था ये लास्ट था। इसके बाद अब इसको कुछ इंडिया से जीतने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अपनी आर्मी ऑलरेडी बहुत मॉडर्नाइज डेवलप करके रखी थी। इनको जो चैलेंजेस थे इनके रास्ते में जो कांटे थे, इन्होंने सबको बाजू में हटा दिया। इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को इन्होंने बाजू में रख दिया था। ओके, अब पूरे एंटायर इंडिया पे राज करेगा कौन? ब्रिटिश। सी यू कैन सी दिस, ये 8 कोड सी है। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, सिक्स स्टाइल का पेंटिंग था उस टाइम का, उस जमाने का। बाजीगर और नोमैडिक ग्रुप। बाजीगर, ये जो लोग दिख रहे 3 लोग आपको, इनको बाजीगर बोला जाता था। एक नोमैडिक ग्रुप था। नोमैडिक है ना, भटका भटकने वाले जो लोग होते थे, वो ट्रेडिशनली फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा। ये अभी भी पंजाब हरियाणा में आपको दिख जाएंगे। देवर डांसर्स, म्यूजिशियंस थे, जगलर्स थे, एक्रोबैट्स थे, स्नेक चार्मर्स थे एंड फॉर्चून टेलर्स थे, यानी भविष्य वगैरह बताने वाले। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हो। तो ये हमने स्लाइड डिस्कस किया। अगला मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अगले क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। So important part we have discussed. I am sharing the next slide. तो इस अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी वो बहुत खतरनाक थी। बहुत तेजी से एक्सपेंड इन्होंने बाद में किया था किंगडम्स को हराने के बाद। ठीक है, अब इनका यूनिक और सोल कंट्रोल रहेगा इंडिया के ऊपर। यहाँ से अब इनका एक्चुअल पावर ऑलरेडी इनका भी स्टार्ट हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान पे राज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन पॉलिसी। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड 2 मेथड्स टू एक्सपेंड टेरिटरीज इन इंडिया। देखो, इंडिया में टेरिटरीज को एक्सपेंड करने की इन्होंने 2 मेथड अडॉप्ट की थी। ओके, इन्होंने अडॉप्ट की थी। एक था पहले एनेक्सेशन बाय वॉर, वॉर एनेक्सेशन था। दूसरा था एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये दूसरा था। डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हम इसकी देखते हैं यहाँ पे। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब देखो, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसने लाया था? अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो रिंग किसका था, तो ये पॉलिसी लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 1785। सब्सिडी अलायंस किसने लाया था? रिचर्ड वेलेस्ली 1798 1805। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने लाया था? डेलहाउसी 1840 48 56। ओके, ये तीनों पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद। पहले मैं आपको बताऊंगा रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस क्या है, सब्सिडी अलायंस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी एमपीएससी द्वारा। ठीक है, किसने कौन सी पॉलिसी लाई, किसने क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है एग्जाम में।
सर आप पीडीएफ कब भेजोगे? पीडीएफ में बहुत जल्दी भेज दूंगा। ओके, सो थोड़ा सर टाइम आप दो मुझे, हमेशा कहते हो पर आप पीडीएफ नहीं भेजते हो। थोड़ा थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं भेज दूंगा, ठीक है। सर नहीं, आप आज पीडीएफ भेजोगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप पूछते कल लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिवीजन अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं आज आपको एक कंसोलिडेट करके भेज देता हूँ, ठीक है, सारी वीडियो। जहां से हमने शुरू किया है आज तक का मुझे सारे पीडीएफ ओके चाहिए। मैं हर्षिता को मैम को पूछूंगी। ओके चाहिए ओके सर। ओके, ठीक है चलेगा, मैं भेज दूंगा सारी पीडीएफ, ठीक है। ठीक है सर। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो अगली क्लास में करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है, पूरी हो नहीं पाएंगे, 35 पेजेस का पीडीएफ है अपना ये, तो नहीं हो पाएगा पूरा। सो चलो, ये रिंग फेंस हो जाएगा, सबसे अलायंस बाकी रहेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या था? ये पॉलिसी जो है, कार्नाटिक वॉर्स एंड प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कार्नाटिक, आपको पता है। कार्नाटिक जो वॉर्स हुए थे वो ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हुए थे, ठीक है। 4 होंगे, कहाँ पे? कार्नाटिक रीजन में हुए थे, ठीक है। कर्नाटक का आर्कॉट कर्नाटक का कैपिटल था उस टाइम पे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। दोनों भी जो वॉर थे, कर्नाटक कर्नाटक का जो हम बोल सकते हैं कि सेकंड कर्नाटक वॉर हुआ था, और प्लासी का युद्ध, ये दोनों एक ही टाइम पे हुए थे, 1757 दोनों भी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रिपल थ्रेट मिला था, जैसे मराठा, निजाम और हैदर अली। इन तीनों से इसको धोखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तीनों से इनको खतरा मिला था। सो रिंग फेंस, अभी रिंग फेंस क्या है? बफर जोन्स टू डिफेंड ईस्ट इंडिया कंपनीज बॉर्डर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉर्डर्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉर्डर्स को डिफेंड करने की एक प्रकार से एक बफर जोन था, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने वाला, उसको बोलते बफर जोन्स, रिंग फेंस। तो रिंग फेंस ये किसके अगेंस्ट में था? मराठा, निजाम एंड हैदर अली। इन तीनों से प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग फेंस इन्होंने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वुड ऑफर टू डिफेंड देयर नेबरिंग किंगडम्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वुड ऑफर, ये ऑफर करेगा टू डिफेंड देयर नेबरिंग किंगडम्स, उनके नेबरिंग किंगडम्स को एक प्रकार से डिफेंड करने के लिए ऑफर किया जाएगा, इन ऑर्डर टू सेव द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज फ्रॉम अटैक। तो इसी को रिंग फेंस बोला जाता था। ओके, तो कोई भी आउटसाइड पावर इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, इंटरनल पावर भी नहीं कर सकती, तो ये पूरे अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन्होंने अवध को बनाया था बफर स्टेट, बफर जोन। तो अवध के अकॉर्डिंग ही पूरे इनके ऊपर अटैक लॉन्च किया जाता था। मराठास और अफगान वॉर वहीं पे ज्यादा होते थे। मराठास बंगाल के थ्रू अफगान में, यानी कि अवध में आके, और इनको लूटते थे अवध वालों को, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई 1865 में, आफ्टर द बैटल ऑफ ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस थी विद अवध के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी वुड स्टेशन ट्रूप्स इन अवध फॉर इट्स डिफेंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में अपने ट्रूप्स को रखेगा। ये 1865 नहीं, ये गलत है, ये 1765 है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है मुझसे, ठीक है। तो 1765 इस टाइम पे इलाहाबाद का ट्रीटी होने के बाद अवध और बंगाल इनके कंट्रोल में आ जाता है। बक्सर का युद्ध होता है उस टाइम पे, ठीक है। बंगाल और अवध ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आता है, तो ये अवध को अपना बफर स्टेट बनाते हैं। ओके, नवाब शुजा-उद-दौला वुड पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स। तो उसको मेंटेनेंस, ट्रूप्स का मेंटेनेंस को पे करना पड़ेगा। सो पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट्स इवॉल्वड एंड गिव राइज टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। और ये बफर जोन, बफर स्टेट्स की जो पॉलिसी थी, इसी के कारण सब्सिडी अलायंस नाम की ट्रीटी उभर के आती है, इसी से, ठीक है। इंटरलिंक है दोनों भी, और ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की। सो इसके बाद हम अभी अगले पार्ट को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, पर आप पीडीएफ भेजेंगे? yes, I will today और ओके। tomorrow, 2-3 दिन का गैप टुडे? हाँ, टुडे आज भेज दूंगा, ठीक है। सो कोई इशू नहीं। थैंक और यू। कौन सा बुक प्रेफर करने का, रीड करना है तो? स्पेक्ट्रम का करो अंशुल, स्पेक्ट्रम का सर बेस्ट है, ये एकदम इजी लैंग्वेज। नोट्स आपने स्पेक्ट्रम के थ्रू से ही बनाए हैं या और भी रेफरेंसेस? मिक्स है ये, एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम। ओके सर। ओके। एनसीईआरटी भी रीड करो, पुराने बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेक्ट्रम, दोनों बस, दोनों मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ मत करो। ठीक है। अगर आपको एमपीएससी यूपीएससी अगर निकालनी है, स्पेक्ट्रम का तो मॉडर्न के लिए एकदम यूनिक बुक है ठीक है स्पेक्ट्रम का, सर। ठीक है। ठीक है। यस, चलो, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट।